अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, राकेश झुनझुनवाला ने मोर देन 30% एवरेज रिटर्न से अपने पैसे ग्रो करे हैं एज एन इन्वेस्टर। और उनके पोर्टफोलियो में जिन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, उन्हीं स्टॉक्स को राकेश झुनझुनवाला ने मोर देन 10 इयर्स के लिए होल्ड किया था, जैसे लुपिन, टाइटन, क्रिसिल। लुपिन ने मोर देन 13,000% का रिटर्न दिया है और वहीं पर टाइटन ने मोर देन 8,000% का रिटर्न। उनके टॉप 5 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के थे। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और वहीं पे वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम ने अराउंड 20% और मोर देन 20% के एवरेज रिटर्न से अपने पैसे ग्रो करे हैं। अब हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, व्हाट वुड बी द बेस्ट रिटर्न फॉर अस। हमारा टारगेट 30%, 40%, 20%, 25% नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, क्योंकि अगर राकेश झुनझुनवाला सर ने 100 करोड़ का लॉस खाया तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम अगर 10,000 का लॉस भी खाएंगे तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। सो हमारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहले इन्फ्लेशन, जो 6 to 7% होता है, और सेकंड एफडी के रिटर्न्स, जो अराउंड 8 से 9% होते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर ने एक स्टेटमेंट दी थी, इफ यू आर एबल टू अर्न more than 18% on your portfolio, then you are no less than a king. And if the return is 21%, then you are an emperor. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और 15 से 18% का एवरेज रिटर्न इन लॉन्ग टर्म में थ्रू म्यूचुअल फंड आपको मिल सकता है। बट उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई डू नॉट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू इन्वेस्ट ब्लाइंडली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप ये वीडियो देखें, समझें और उसके बाद खुद रिसर्च करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि मैं तो बोल के चला जाऊंगा, बाद में पैसे इन्वेस्ट आपको करने। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो मैं खुद करने वाला हूँ। शुरू करते हैं। मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा और एक बोनस है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। रिसेंटली मैंने 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होल्ड दिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। सबसे पहले इंडेक्स फंड्स, और उसमें भी निफ्टी 50। अब मैं यहाँ पर गैस कर रहा हूँ कि आपको पता है इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। सिंपल टर्म्स में मैं बता देता हूँ, इंडेक्स फंड्स बेसिकली रेप्लिका होते हैं इंडेसेस के, जैसे सेंसेक्स की 30 कंपनीज, निफ्टी की 50 कंपनीज, जिसमें कंपनीज आती है बेसिकली रिलायंस, टाटा, टीसीएस, आईसीआईसीआई। इसलिए स्टॉक मार्केट में सबसे लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट को इंडेक्स फंड्स कहा जाता है। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड अपने आप में बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उसके अंदर सबसे लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट को इंडेक्स फंड्स कहा जाता है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स। इंडेक्स फंड्स आते हैं पैसिव फंड्स, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर का ज्यादा काम नहीं होता, उसको बस किसी भी इंडेक्सेस को कॉपी करना होता है, जैसे निफ्टी 50 एंड दैट्स इट। जबकि एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर को उस फंड को एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब वो टोटल फीस जो मैनेजमेंट चार्ज करता है आपके बिहाफ में आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। अब आप मनी कंट्रोल पे आ जाओ। मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है, AUM को, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि टोटल कितना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है इस फंड में। इसकी रेटिंग भी अच्छी है। इसने आपको 13 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है इन लास्ट 15 से 20 सालों में। अगर आपको डिटेल में सीखना है कि हम एक म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करते हैं और कौन से क्राइटेरिया को एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द डेटा, 50% लोग म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर लेते हैं विद इन अ ईयर और 74% लोग विद इन 2 ईयर्स। लेस देन 10% लोग भी नहीं होते जो 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। और एक और चीज, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इंडेक्स फंड्स में। तो आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 90% एक्टिव फंड्स बीट नहीं कर पाते इंडेक्स फंड्स को, और लार्ज कैप आता है एक्टिव फंड्स में, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली इंडेक्स फंड्स के। सेकंड वुड बी मिड कैप फंड। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको एक ऑर्डर में बता रहा हूँ, लेस रिस्की, मीडियम रिस्की और हाई रिस्की।
रिटर्न का भी सेम है, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ऑब्वियसली तीनों ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो लेस रिस्की में मैंने आपको बता दिया इंडेक्स फंड्स। अब मीडियम रिस्की में मैं आपको बता रहा हूँ मिड कैप फंड। मिड कैप कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैप मिड कैप में होती है, जो ना तो बहुत बड़ी कंपनीज होगी और ना ही बहुत छोटी कंपनीज होगी, जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा की होगी और 20,000 करोड़ से कम की होगी। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैं मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप पे आप इन्वेस्ट करते हो ताकि आप अपनी वेल्थ को स्टेबल रख सको, और मिड कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़े कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कमा सको, और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते हो ताकि आप अपने पैसे गवा सको। मोस्टली अभी मैं यंग हूँ इसलिए मैं मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 20 साल बाद प्रोबेबली मैं लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करूंगा। इधर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, इसलिए रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। सो मिड कैप के लिए हम आ जाते हैं मनी कंट्रोल में। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सेट कर लिया। इसको सेट करने का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि इससे आपको ये आइडिया मिलता है कि कितने लोग ट्रस्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड को, और ज्यादा फंड होने से फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है कि वो सही टाइम पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सके। सो HDFC मिड कैप ओपन करो। आपको सिर्फ AUM फैक्टर नहीं देखना है, एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो भी चेक करना है, उसका रोलिंग एवरेज रिटर्न भी चेक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस फंड के फंड मैनेजर का रिकॉर्ड भी चेक करना है। सो हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड करके मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। तो इसके 10 साल का एवरेज रिटर्न है 21%। अब इसका एक्सपेंस रेशियो भी देखो, इसके फंड मैनेजर का रिकॉर्ड भी देखो, और उसके बाद अपने पैसे इन्वेस्ट करो। थर्ड एंड द लास्ट, स्मॉल कैप फंड। ये ऑब्वियसली ज्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए इसमें रिवॉर्ड ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी भी होती है, बट लॉस खाने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही होती है, इसलिए सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप कंपनीज डेफिनेटली वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होता है। बहुत सारी कंपनीज होती है, अगर कुछ कंपनी आपको लॉस दे रही है तो बाकी कंपनी का प्रॉफिट उसको बैलेंस आउट कर देता है। जैसे ये देखो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आपको हर एक चीज एनालाइज करनी है इसकी। ये 2013 में एक्टिव हुई थी और जब से इसने 24% का एवरेज रिटर्न दिया है। ये इसका बेंचमार्क है स्मॉल कैप इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स होता है वैसे ही। यहाँ आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ इन्वेस्ट करा है, कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है, इसकी स्टॉक होल्डिंग्स क्या है, फंड मैनेजर का रिकॉर्ड क्या है, एक्सपेंस रेशियो, AUM, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। सो मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में बताया। इसमें और भी बहुत सी कैटेगरीज होती है, जैसे फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप भी अच्छा फंड है, ये आपको मिड कैप से कम रिस्की होता है, तो आप इसको इंडेक्स फंड्स और मिड कैप के बीच में डाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं बोनस की, और वो है ELSS फंड। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, देन ELSS से अच्छी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं। लोग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए PPF यूज करते हैं, जहां आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपके टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है। यहाँ आपको 7.4% के आसपास फिक्स रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है, इसलिए ये रिस्क फ्री होता है। बट इसमें लॉक इन होता है 15 साल का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 15 साल के लॉक इन पे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इजीली 15% से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अब मैक्सिमम लोग PPF में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको ELSS फंड के बारे में पता नहीं। ELSS फंड में आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, वहां पर 3 साल का लॉक इन होता है। उसी रीजन से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि 3 साल का लॉक इन है तो लोग अपने पैसे निकाल नहीं पाएंगे। और स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। जैसे ये देखो, रैंडमली उठाया मैंने SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका एवरेज रिटर्न है 16.29%। इसमें आपको 13 से 15% मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। जैसे ये फंड इन्वेस्ट करता है 54% लार्ज कैप में, 14% मिड कैप में और 12% स्मॉल कैप में। PPF की तरह आप यहाँ पर 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए ELSS फंड के बारे में, वो ये कि जब भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे ELSS फंड में, उस दिन से 3 साल का लॉक इन हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप SIP इन्वेस्टमेंट नहीं करें। एक एग्जांपल से बता दो, सपोज आपने 10,000 की SIP कराई 1 जैन को, और वहां से 3 साल का लॉक इन हो जाएगा। आपकी दूसरी SIP कटेगी 1 फेब को। सो आपकी पहली SIP का लॉक इन होगा 3 साल, दूसरी SIP का लॉक इन होगा 3 साल 1 महीने, और जो तीसरी SIP होगा उसकी लॉक इन होगा 3 साल 2 महीने। सो उसी फंडे से जहां तक हो सके आप लमसम में अपने पैसे इन्वेस्ट करो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो, मेक श्योर कि आप उस इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए होल्ड करो, एटलीस्ट 5 साल। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।